हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 8 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आरव सनम को लेके यूनिवर्सिटी आ जाता है। वो सनम को यूनिवर्सिटी के बाहर छोड़ता है और खुद यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। सनम के अंदर आने तक आरव पार्किंग एरिया में अपनी कार में बैठा रहता है। सनम के अंदर आने पर वो सनम को क्लास में जाने का मैसेज करता है और साथ ही साथ भी बोलता है कि और उससे भी ज़रूरत होगी तो वो उसे बुला लेगा। और साथ में ही लास्ट में एक और किसिंग इमोजी बना के देता है। आरव का मैसेज पढ़कर सनम के गाल लाल हो जाते हैं, गुलाबी हो जाते हैं। वो खुद को नॉर्मल करती है और अपनी क्लास में चली जाती है। थोड़ी देर में प्रोफेसर भी क्लास में आ जाते हैं और पढ़ाने लगते हैं। सनम भी खुद को पढ़ने में बिजी कर लेती है और आरव अपने काम में बिजी हो जाता है। थोड़ी देर बाद आरव का पी वहाँ आता है और बोलता है, सर डैडी वापस आ गए हैं और वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। उनके साथ छोटी मैम भी आ रही हैं और दोनों ही बहुत गुस्से में हैं। आरव उनसे ओके बोलता है और अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर के बाद यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी गाड़ियां एक साथ एंट्री करती हैं। पीछे वाली कार से पहले बॉडीगार्ड निकलते हैं और उस जगह से वो अच्छे से चेक करने की लगते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई ये कि सब सेफ जगह है, तो एक कार को जाके ओपन करते हैं, जिसमें से आरव की डैडी परम परम आरव के डैडी प्रेमलता सिंघानिया और आरव की छोटी माँ संतोष सिंघानिया बाहर आती हैं। दादी आगे एक सेकेंड। आरव की माँ संतोष सिंघानिया बाहर आती हैं। दादी आगे चलने लगती हैं और उनके साथ छोटी माँ भी और उनके पीछे बॉडीगार्ड। तभी एक बॉडीगार्ड आरव के पास भाग के आता है और बोलता है, सर डैडी और छोटी मैम यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। आरव उन्हें ओके बोलता है और अपने केबिन से बाहर आ जाता है और डैडी और अपनी छोटी मॉम के पास जाने लगता है। आरव जैसे ही वहाँ पहुँचता है, उसे अपने डैडी और मॉम का गुस्से से इसे तमतमाता हुआ चेहरा दिखता है। उन्हें देख के ही पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में हैं। आरव उनके पास जाता है और अपनी डैडी के गले लगते हुए बोलता है, कैसे हो आप गर्लफ्रेंड? अपनी दादी की, अच्छा दादी लिखा है, सॉरी दोस्तों, दादी लिखा है, मैं डैडी बोल रहा था। कैसी हो गर्लफ्रेंड? दादी उससे दूर करने की कोशिश करती है और आरव उन्हें और और भी खुद के गले लगा देता है। उनके उनके कान में बोलता है, मैं जानता हूँ कि आप गुस्से में हैं। हम आराम से बात करेंगे, पर यहाँ नहीं, मेरे साथ और अंदर चलिए। मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में उसके उस मैं नहीं चाहता उसके उसके बारे में किसी को भी पता चले, प्लीज़। और दादी से दूर हो जाता है। फिर अपनी मॉम से मिलता है। दादी आरव की बात मान लेती हैं। वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। आरव उन्हें लेकर अपने केबिन में आ जाता है। केबिन में आकर आरव जैसे ही केबिन का डोर लॉक करता है, दादी उससे अपनी अपनी छड़ी से मारने लगती हैं और बोलती हैं, जब हम आपसे बोले थे कि शादी कर लीजिए तो आपको मिर्ची लग जाती थी, और अब शादी कर ली है तो हमें बताया तक नहीं, और ऊपर से ज़बरदस्ती शादी की है आपने उस लड़की से। हम कुछ दिन के लिए बाहर क्या गए, आपको क्या लगा कि हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप शायद भूल गए हैं बरखुरदार, हम भी आपकी दादी हैं। आरव दर्द में बोलता है, गर्लफ्रेंड क्या कर रही हो आप? लग रही है बहुत ज़ोर से मार रही हो आप। प्लीज़ सॉरी ना, माफ़ भी कर दो अब। गर्लफ्रेंड, आपके चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी मेरी क्यूट वाली गर्लफ्रेंड ही अच्छी चाहिए। एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़ प्लीज़। तभी आरव की छोटी माँ भी बोल पड़ती हैं, और मारो इसे बीजी, इसी लायक है ये, अच्छे से खबर लो इसकी। तो आरव बोलता है, आप भी मॉम
आप भी मॉम, कम से कम आप तो बात सुनो, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो बोलेंगी वो मैं करूँगा। दादी अपने गुस्से को कंट्रोल करती हुए बोलती हैं, ठीक है बोलिए, आपको क्या कहना है? आरव उन्हें वहीं वहीं रखी चेयर पर बैठाता है और उनके पानी का गिलास देता है। दादी पानी पी लेती हैं और छोटी माँ भी बैठ जाती हैं। दादी आरव से बोलती हैं, बोलिए, क्या कहना है आपको? आरव उनके पास बैठ जाता है और जो भी हुआ था वो सब बता देता है। आरव और सनम के दरमियान क्या हुआ था वो वो हम आगे क्या जानेंगे। दादी आरव से बोलती है, दादी आरव से बोलती हैं, हमें हमारी पोता बहू से मिलना है अभी। आरव हमें अपना सर हिला देता है और सनम को अपने केबिन में आने के लिए मैसेज डाल देता है। सनम थोड़ी देर में केबिन में आ जाती है। वो जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, उसे सनम उसे सामने दादी और छोटी मॉम दिख जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन है ये लोग। वो आरव की तरफ देखती है तो आरव बोलता है, ये मेरी दादी और छोटी माँ है। आरव की बात सुन के सनम दादी के ऊपर घूर के देखती है, जैसे कह रही हो ये नालायक किसी काम का नहीं है। वो खुद आगे बढ़ती हैं और बोलती हैं, मैं आपकी दादी सास हूँ बेटा। सनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या क्या बोले। वो आगे बढ़ के दादी के पैरों को छूकर उनके आशीर्वाद लेती है। दादी उसे सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। उसके बाद सनम छोटी माँ के भी पैर छूती है और उनका भी आशीर्वाद लेती है। आरव दादी के पास आके खड़ा हो जाता है और उनके कान में बोलता है, क्या हुआ, पसंद नहीं आई? दादी उससे कोई जवाब नहीं देती, पर वो अपने मन में मुस्कुराए जा रही थी। वो खुद में ही बोलती हैं, इसको खोते पे दे, इस खोते तो पुत्र ने एक काम तो अच्छा किया, भले ही शादी चुपके से कर ली या ज़बरदस्ती की हो, लेकिन कुड़ी तो सोनी है और संस्कारी भी लग रही है। दादी के कुछ न कहने पर सनम का डर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो कनखनियों से आरव को देख रही थी। आरव उससे आँखों से शांत होने का इशारा कर रहा था। दादी सनम के डर को समझ जाती हैं और सनम को अपने पास बुलाती हैं और बोलती हैं, बेटा हमें पता है कि आरव ने आपके साथ ज़बरदस्ती शादी की है और हम ये भी जानते हैं कि ये गलत है। पर बेटा ये भी एक सच है कि अब आप हमारे घर की बहू हैं। आप माने या ना माने, लेकिन अब ये आपके पति हैं। आप शादी जैसे पवित्र बंधन में बन चुके हैं और अब ये दोनों अब और अब आप दोनों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस रिश्ते को निभाएं। दादी की बात सुन के उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और दादी उसे समझाते हुए बोलती हैं, बेटा आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। अगर ये कोता आपको फिर से परेशान करे तो आप हमें बता दीजिएगा, हम इनकी अच्छे से खबर लेंगे। दादी के मुंह से आरव के लिए खोता सुन के सनम को हंसी आ जाती है। वो आरव को खनखनी से देखती है। सनम की स्माइल को देखकर आरव को उसी हंसी की वजह समझ आ जाती है। वो उससे घूर के देखने लगता है, जैसे बोल रहा हो, बीवी अच्छा नहीं कर रही हो तुम, पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। सनम आरव को देख के झेप जाती है और अपना सर नीचे झुका लेती है। दादी आगे बोलती हैं, बेटा शादी चाहे जैसे भी हुई हो, लेकिन अब हमें अपनी बहू अपने घर में चाहिए। और आरव की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती, और ये हमारा हुक्म है। सनम अपना सर अपना सर हाँ में हिला देती है। सनम सनम की हाँ सुन के आरव के फेस से बड़ी सी स्माइल आती है। थोड़ी देर में सनम और आरव से बात करके दादी और छोटी माँ वहाँ से चले जाते हैं। सनम अपनी क्लास अटेंड करने चली जाती है और अब आरव अपने काम में बिजी हो जाता है। सनम की क्लास ओवर होने के बाद जैसे ही वो बाहर आती है, प्रिया उससे फिर से पूछने लग जाती है कि कल कौन आया था और और वो सनम को कहाँ लेके आया था। सनम उससे सनम उससे सच नहीं सकती थी। वो सु वो सुबह से उसे टालने की कोशिश कर रही थी और अब भी वो भागने वाली थी।
प्रिया प्रिया ने उसे पकड़ लिया था। वो वो बोलती है, देख प्रिया, मैं जानती हूँ तुझे मेरी फ़िक्र है और इसलिए ही तू ये सब पूछ रही है, पर तू फ़िक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो भी कल हुआ था उसके बा उसके उसके बारे में मैं तुझे सब बताऊँगी, पर अभी नहीं, प्लीज़ मुझसे भरोसा कर। प्रिया सनम की बात सुन के बोलती है, ठीक है। तभी सनम के पास आरव का मैसेज आता है कि वो उसका यूनिवर्सिटी के बाहर वेट कर रहा है। सनम सनम प्रिया को बाय बोल के किसी काम का बहाना बना के वहाँ से निकल जाती है। सनम और आरव के घर के लिए निकल आरव के घर यानी सिंघानिया मेंशन के लिए आ जाते हैं। सनम वहाँ जाने के नाम से ही बहुत नर्वस हो रही थी और ये बात शायद आरव भी समझ रहा था, तो वो उसके हाथ पे अपने हाथ रख के बोलता है, डोंट वरी, मैं हूँ ना। सनम उसकी बात सुनने के सिर्फ हाँ में सर हिला देती है और वो दोनों जैसे ही अंदर जाने लगते हैं, आरव की मॉम प्रेम सिंघानिया उन्हें वहीं रोक देती है और एक सर्वेंट को बोलकर पूजा की थाल मंगवाती हैं। वो सनम और आरव की आरती करते हैं और तिलक लगाते हैं। सनम को एक नई दुल्हन की तरह स्वागत करते हैं। सनम सनम चावल के कलश गिराकर अंदर आती है और सभी घर वालों से मिलती है। उनके पैर छू के आशीर्वाद लेती है। आरव की मॉम उन्होंने उन दोनों को रूम में जाने के लिए बोल देती हैं और रूम में चले जाते हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 9 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर आपका 10 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। एक सेकेंड। सबसे पहले आरव की फैमिली से मिलते हैं। आरव की दादी और छोटी माँ तो आप मिल चुके हैं, अब बाकी मेंबर से भी मिल लेते हैं और मिल लेते हैं। आरव की मॉम प्रेम सिंघानिया एंड डैड अमन सिंघानिया और उसकी छोटी बहन अचिता सिंघानिया और उसके चाचा राघव सिंघानिया और उसकी वाइफ संतोष सिंघानिया। इनके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटी पूजा सिंघानिया जिसकी शादी हो चुकी है और बेटा अर्नव सिंघानिया। कहने का तो अर्नव आरव का छोटा भाई, लेकिन उससे एक कदम उल्टा है। अचिता और अर्नव दोनों ही अपने कॉलेज की ट्रिप पे गए हुए थे। तो अब आगे शुरू करते हैं। आरव सनम को लेके अपने रूम की ओर जाने लगता है। वो जैसे ही रूम में पहुंचते हैं, आरव का रूम दरवाज़ा बंद कर देता है और सनम का हाथ पकड़ के उसे दरवाज़ा लगा देता है और खुद उसके सामने खड़ा होता है। सनम की आंखें दर्द से बड़ी होती हैं। वो साइड से निकलने की कोशिश करती तो आरव अपने हाथ से दोनों तरफ रख देता है और उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। सनम हिम्मत करके थोड़ा डरते हुए बोलती है कि सर क्या हुआ है? तो आरव से बोलता है, दादाजी मुझे डांट रही थी तो बहुत हंसी आ रही थी तुम्हें। तब जल्दी से अपना सर नाम हिलाती है। आरव से बोलता है, क्या हुआ? तब तो तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी, अब कहाँ गई तुम्हारी हंसी? सर मुझसे बोलती है, सर वो हंसी ही क्यों? सर वो हंसी वो क्या होती है? नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं हंस रही थी। सनम अभी धीरे धीरे मुस्कुरा जा रही थी और आरव को भी ये बात साफ पता चल रही थी। आज सनम के चेहरे की हंसी देख के आरव के अंदर खुशी मिल रही थी, लेकिन वो अपनी खुशी को दबाते हुए सनम से बोलता है कि तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी ना जब मुझे डांट पड़ रही थी, तो अब उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। बीवी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। तो सनम अपना सर जल्दी से ना हिलाती है और अपना सर नीचे करता है और धीरे से सनम के चेहरे को बढ़ने लगता है। सनम को आरव की गर्म सांसें अपने चेहरे में महसूस हो रही थी। वो डर से अपनी आंखें कस के बंद करती है। आरव धीरे धीरे सनम के होठों की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो उसके होठों पे अपने होठ रखने वाला था, तभी डोर नॉक होता है। आरव सनम के कान के पास आके बोलता है, अभी तो तुम बच गई, लेकिन कब तक? पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही। और अब इतना बोल के आरव सनम से दूर हो जाता है। सनम भी खुद को नॉर्मल करती है और डोर के दूर जाके खड़ी हो जाती है। आरव आगे जाके डोर खोल देता है और दादी आरव की मॉम और उसकी चाची इसके साथ खड़ी थी और उनके हाथ में कुछ बैग थे। दादी अंदर आ जाती हैं और सनम को वो बैग देते हुए बोलती हैं, बेटा आपकी शादी हो चुकी है और अब आप ऐसे रहते हुए अच्छे नहीं लगते। ये कुछ कपड़े और गहने हैं, हमारी बहू पूरी सजी हुई पसंद है, तो आप ये कपड़े पहन लीजिए। सनम दादी के हाथ से वो बैग लेती है और उसके बाद दादी कहती हैं, बेटा आप जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाइए, फिर साथ में पूजा करते हैं। सनम भी अपना सर हाँ में हिलाती है और वो बैग लेके रेडी होने के लिए चली जाती है। दादी और आरव की मॉम और चाची नीचे चले जाते हैं। आरव भी अपने रूम में बने हुए स्टडी रूम में जाकर काम करने लग जाता है।
सनम काफ़ी देर में साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे साड़ी पहनना नहीं आता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी हेल्प माँगे। आज उसका इस घर में पहला दिन था, वो किसी भी को ठीक से जानती भी नहीं थी। वो खुद ही कोशिश करती करने लगती है, लेकिन वो ज काफ़ी लेकिन वो जब काफ़ी देर तक लेकिन जब काफ़ी देर हो जाने के बाद भी क्लोज़र रूम से बाहर नहीं आती, तो आरव उसे आवाज़ देते हुए पूछता है, "क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कोई हेल्प तो नहीं चाहिए?" तो सनम उसे मना कर देती है, तो आरव भी ओके बोल के वहाँ चला जाता है। लेकिन सनम से अभी भी वो साड़ी पहनी नहीं जा रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी। एक बार तो वो हार मान के आरव से मदद लेने की सोचती है, लेकिन फिर वो खुद बोलती है कि आरव से मदद कैसे ले सकती है? लेकिन आरव को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो फिर से सनम से पूछता है, "क्या हुआ तुम्हें? अगर कोई हेल्प चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा।" तो सनम उससे बोलती है कि उसे साड़ी पहनना नहीं आता, तो आरव उसे कहता है, "ओपन द डोर, हेल्प करता हूँ।" सनम उसे जवाब देती है, "नहीं, आप कैसे मदद कर सकते हैं?" तो आरव उससे कहता है, "क्यों क्यों नहीं कर सकता? मैं अपनी वाइफ़ की हेल्प क्यों नहीं कर सकता? तुम दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ।" सनम एक दुपट्टे को खुद से कवर करती है, क्योंकि उसे सिर्फ़ ब्लाउज़ के अंडर अनकम्फ़र्टेबल लग रहा था। सनम जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, आरव अंदर आता है। सनम शर्म से अपनी नज़र नीचे कर लेती है। ये देख आरव के फेस पे छोटी-सी स्माइल आ जाती है। आरव सनम से कहता है कि जब तुम्हें साड़ी पहनने नहीं आ रही थी, तो तुम मुझे बता भी तो सकती थी। सनम आरव की बात पे कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वैसे ही खड़ी रहती है। आरव धीरे-धीरे सनम के पास जाने लगता है। आरव कदम बढ़ाते ही सनम भी अपने कदम पीछे लगती है और ऐसे ही वो अलमारी से टकरा जाती है। आरव उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है, "अब कहाँ जाओगी? तो यही है ना तुम्हें?" और हँसने लगता है। आरव की बात सुन के सनम की आँखों में आँसू आ जाते हैं, तो आरव उससे बोलता है, "डोंट क्राई, मैं तो सिर्फ़ मज़ाक कर रहा था।" सनम बोलती है, "अच्छा" और चुप हो जाती है। आरव सनम के हाथ से साड़ी ले लेता है और उसे साड़ी पहनने लगता है। आरव के हाथ जैसे ही सनम को छू रहे थे, सनम की पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा था। वो एकदम से अपनी आँखें कस के बंद कर लेती है। आरव साड़ी की प्लेट बना के सनम को पहना रहा था। सनम कस के अपनी आँखें आरव की शर्ट को पकड़ लेती है। आरव सनम को अच्छे से साड़ी पहनाने के सनम को ड्रेसिंग टेबल पर सामने ले जाता है और उसे बैठने का इशारा करता है और वहीं रखे हुए झुमके उठा के उसके पहनने लगता है। आरव के हाथ सनम के चेहरे को छू रहे थे और सनम की पूरी बॉडी में सिरहन दौड़ गई थी। वो अपनी धीमी आवाज़ में आरव से बोलती है, "प्लीज़ मैं खुद कर लूँगी।" तो आरव उससे छेड़ते हुए बहुत ही सीधी-सी आवाज़ में बोलता है। आरव उससे बहुत ही सीधी-सी आवाज़ में कहता है, "आर यू श्योर?" सनम अपने सर को हाँ में हिला देती है। आरव भी सनम को और परेशान ना करके वहाँ से चला जाता है। सनम भी जल्दी से रेडी हो जाती है और फिर वो दोनों पूजा के लिए सबके पास नीचे आ जाते हैं और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका ब 10 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 10 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।